नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एसएससी जीडी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। हर क्वेश्चन को हम यहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली। सौरव गांगुली इस समय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। आपको बता दूं बीसीसीआई के बारे में हम यहाँ पर चलिए पढ़ लेते हैं। बीसीसीआई को फाउंड किया गया था 1928 में। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जिसकी बात क्वेश्चन में की गई सौरव गांगुली हैं। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला हैं। सेक्रेटरी जय शाह हैं। मेंस टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़ और वुमेन टीम के कोच हैं रमेश पवार। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो बहुत सारे यहाँ पर फाउंडर थे, एनी बेसेंट, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पंडित मदन मोहन मालवीय ये इनके फाउंडर हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और भी बहुत सारे फाउंडर हैं इनके, लेकिन एग्ज़ाम में यही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा फाउंड कब किया गया था। तो 1916 में इसको फाउंड किया गया था। बनारस नाम से ही पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के बनारस में ये लोकेटेड है। बनारस से ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो लोकसभा की सीट जीत कर आए हैं वो वहाँ से सांसद हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहाँ पर पूछा गया है थर्ड क्वेश्चन में, एजी। एजी इज़ अ केमिकल सिंबल। आप इतने से ही बता दीजिए एजी किसका केमिकल सिंबल है। यहाँ पर आपको आंसर बताना है। अगर आप आगे देखना चाहें, एक्सपेंसिव सॉफ्ट वाइट एंड लस्ट्रस मैटर, मतलब आप इसके तार बना सकते हैं, आप इसको चादर की तरह फैला सकते हैं, मतलब कि आप इसको मेलिएबल कर सकते हैं, और भी सोनोरस है। ये सारी प्रॉपर्टी मेटल की हैं। तो एजी के बारे में बोला गया है, एजी कौन सा इनमें से एलिमेंट है? आंसर हो जाएगा एजी, सिल्वर को रिप्रेजेंट हम एजी से करते हैं। और कौन से अभी रिसेंटली में पूछे गए, तो मैं यहाँ पर एसएससी के एग्ज़ाम्स की पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। टिन, टिन का रिप्रेजेंटेशन पूछा गया हाल ही के एग्ज़ाम में, तो एसएन होता है। एंटी मनी का पूछा गया, एसबी होता है। गोल्ड का भी पूछा गया था, एयू। मरकरी का पूछा गया, एचजी। लेड का है पीबी। ये आपको सारे रिप्रेजेंटेशन याद रखने हैं। अभी हाल ही के एग्ज़ाम्स में जो सीएचएसएल एमटीएस वगैरह के हुए हैं उनमें ये पूछे गए हैं। ठीक है, वहीं से मैंने ये उठाया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, डैश वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो पहली वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? तो आंसर हो जाएगा रमा देवी। रमा देवी भारत की पहली वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पर रमा देवी आंसर हो जाएगा। सुकुमार सेन लिखा हुआ है नीचे। ये भारत के पहले, आज़ादी के बाद पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। ये फर्स्ट है, लेकिन फर्स्ट वुमेन रमा देवी हैं। इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो इस समय इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो सुशील चंद्रा इस समय पर है। इनको अपॉइंट कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट साहब इनको अपॉइंट करते हैं। इनका कार्यकाल होता है 65 साल या फिर 6 साल, जो पहले आ जाए। 6 साल का टाइम पीरियड होगा या तो इनकी उम्र 65 साल हो जाए। यहाँ पर बात की जाए तो इनकी सैलरी है 2.5 लाख रुपया एक महीने का। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द बुक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज रिटन बाय। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज को किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, आपको याद रखना है। ये बुक है इनकी द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत ज़्यादा पूछी गई है, आपको याद रखना है इसको। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, कथकली हैज़ इट्स रूट इन द स्टेट ऑफ। तो कथकली किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कथकली केरल से बिलोंग करता है। केरल से। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि तमिलनाडु का जो डांस है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है भारत नाट्यम। भारत नाट्यम बहुत बार पूछा गया है, आपको याद रखना है ये।
ठीक है। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? तो कुचिपुड़ी, ठीक है। और कर्नाटक का कौन है? कर्नाटक का कौन है? तो यक्षगान, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर केरला के और सारे मैं डांसेस को रिवाइज कर लेते हैं, मतलब वहाँ के जो डांस हैं, जैसे मोहिनीअट्टम हो गया, थय्यम हो गया, कथकली जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया, और ओट्टम हो गया, और पांड्यानी हो गया। तो ये सारे डांस केरल के हैं। आगे बात की जाए, हु वॉज गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हु सबमिटेड हिज रिजाइन इन दिसंबर 2018। तो आपको लग रहा होगा ये करंट अफेयर का है। मैं आपको बता दूं, इन्हीं के शासनकाल में नोटबंदी हुई थी। अब उस समय पर गवर्नर कौन थे और इन्होंने रिजाइन दिया था? इन्होंने अपना टर्म पूरा नहीं किया था। टर्म कितने साल का होता है? 4 साल का टर्म होता है किसी भी गवर्नर का आरबीआई में, लेकिन इन्होंने 4 साल से पहले ही अपने आप को रिजाइन कर दिया। और आपको पता होगा कि इन्हीं के समय पर नोटबंदी भी हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, रिजर्व बैंक के ये गवर्नर रहे हैं। इनका नाम है उर्जित पटेल। ये एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया और हाल ही में एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी ये पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, उर्जित पटेल हैं जिन्होंने 2018 दिसंबर में रिज़ाइन कर दिया था। नोटबंदी भी इन्हीं के काल में हुई थी। आगे बात करें तो यहाँ पर आरबीआई के बारे में मैंने सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है ऑलमोस्ट। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई की बात करें तो इसका स्टार्टिंग में हेडक्वार्टर था कलकत्ता, बाद में हो गया मुंबई, मतलब 1937 में हो गया मुंबई, 1935 से लेकर 37 तक था कलकत्ता में। और आपको बता दूं, इनका जो गवर्नर है उनका कार्यकाल 4 साल का होता है। अगर बात की जाए, आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। पहले और ओनली प्राइम मिनिस्टर जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रहे और भारत के प्रधानमंत्री भी बने, मनमोहन सिंह उनका नाम है। कार्यकाल भी पूछा जा सकता है। 1982 से 1985 तक ये रहे। आज तक कोई भी महिला गवर्नर नहीं बनी, लेकिन पहली डिप्टी गवर्नर पूछी जाती हैं एग्जाम में। यह आपको याद रखना है। इनका नाम है केजे उदेशी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड श्रीलंका आर डिवाइडेड बाय। तो इंडिया और श्रीलंका किससे डिवाइड है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पाक स्टेट। पाक जलडमरू मंडल हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में पाक स्टेट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडिया और पाकिस्तान आपस में किस लाइन से डिवाइडेड है, तो आपको याद रखना है रेड क्लिफ लाइन उसका नाम है। इंडिया और चाइना किस लाइन से आपस में अलग हैं, तो आंसर हो जाएगा मैकमोहन लाइन। अगर आपसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन पूछ ली जाए तो वो है डुरंड लाइन। भारत और बांग्लादेश के बीच की लाइन पूछ ली जाए तो वो है रेड क्लिफ लाइन। याद रखिएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की जो लाइन है उन दोनों को रेड क्लिफ कहा जाता है। एक और फेमस है, जैसे कनाडा और यूएसए, इनके बीच में जो लाइन है वो किस पैरेलल से अलग है? तो 49th पैरेलल से ये अलग है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एक 38 डिग्री पैरेलल है, वो किनके बीच में है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो लाइन है उसको 38 डिग्री पैरेलल कहते हैं। मैंने जितने भी हैं वो सारे यहाँ पर आपको रिवाइज करा दिए हैं, जो एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, कैपिलरीज है, वेन्स है, आर्टरी है क्या? विलाई। विलाई क्या है? जो कि सरफेस एरिया बढ़ाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया मिल सके। तो विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये सर्कुलेशन का पार्ट नहीं होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो सर्कुलेशन के पार्ट होते हैं जैसे कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरीज। अगर वेन्स के बारे में बात की जाए तो ये पूरी बॉडी से ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आते हैं, उन्हें कहते हैं वेन्स। और जो भी वेसल्स हैं हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में लेकर जाते हैं, उन्हें कहते हैं आर्टरीज। एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, माजुली द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो माजुली एक आइलैंड है, वो कहाँ पर, किस रिवर के ऊपर फाउंड है?
तो आंसर हो जाएगा ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर लोकेटेड है और लार्जेस्ट है दुनिया का। आपसे पूछा जाता है तो ब्रह्मपुत्र रिवर पर है और असम स्टेट अगर आपसे पूछी जाए तो असम पर ये लोकेटेड है। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र के बारे में बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र का भारत में असम में तो नाम होता है ब्रह्मपुत्र, लेकिन बांग्लादेश में जाने के बाद इसका नाम हो जाता है जमुना। और भारत की जो एक नदी है गंगा नदी, वो जब पहुंचती है बांग्लादेश में तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। और जब ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों आपस में मिलती हैं बांग्लादेश में, और मिलने के बाद उस नदी का नाम हो जाता है मेघना। याद रखिएगा, एग्जाम में सारे नाम पूछे जाते हैं। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है द 2021 इंडियन फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस वॉन बाय। तो आंसर हो जाएगा, आपको लग रहा होगा अभी पूछा गया है तो अभी दिया गया है तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको बता दूं ये अवार्ड 2019 में अनाउंस कर दिए गए थे, तो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आंसर है कंगना रनावत। कंगना रनावत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है उनकी 2 फिल्म के लिए, पंगा और मणिकर्णिका। ठीक है, ये दोनों फिल्मों के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। वैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कंगना रनावत को। कंगना रनावत, मणिकर्णिका और पंगा के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज बाजपेयी और धनुष को दिया गया है। धनुष साउथ के एक्टर हैं। मनोज बाजपेयी तो आप जानते होंगे, इन्होंने भोसले में बेहतरीन एक्टिंग की थी और धनुष ने असुरन में बेहतरीन एक्टिंग की थी। बेस्ट डायरेक्शन 72 हुरे को मिला है और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है मरक्कर को, जो कि मलयालम भाषा की एक फिल्म है। और बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड भी पूछ लिया जाता है तो छिछोरे मूवी को मिला है। यहीं पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी आपसे पूछा जा सकता है, तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है रजनीकांत जी को। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, रजनीकांत जी को कौन से नंबर का मिला है तो 51वें नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। आपसे एग्जाम में नंबर भी पूछा जा सकता है। आगे बात करें द 2020 ओलंपिक गेम विल हेल्ड इन। तो आंसर हो जाएगा 2020 का जो ओलंपिक गेम था वो ऑर्गेनाइज हुआ था टोक्यो में। ऑर्गेनाइज कराया इसको 2021 में गया था, लेकिन कहा जाएगा 2020 वाला ही, तो आपको याद रखना है कोविड-19 की वजह से 2021 में इसको कराया गया। ठीक है, यहाँ पर भारत की पोजीशन क्या रही तो भारत की पोजीशन रही 48 और भारत ने 7 मेडल जीते जो कि हाईएस्ट में से हैं। ठीक है, भारत को यहाँ पर 1 गोल्ड मिला, 2 सिल्वर मिले, 4 ब्रॉन्ज मिले। किसने किसने क्या क्या मेडल जीता है वो भी जानेंगे, लेकिन यूएस यहाँ पर टॉप पर रहा और चाइना यहाँ पर सेकंड नंबर पर रहा। यूएस को 113 मेडल मिले टोटल और चाइना को 88 मेडल मिले टोटल। आपसे पूछे जा सकते हैं तो आपको याद रखना है। यहाँ पर बात की जाए तो भारत को 7 मेडल मिले थे। नीरज चोपड़ा जी जो कि गोल्ड जीता कर लाए, और इन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए 7 अगस्त को जेवलिन डे भी अब से मनाया जाएगा। और बात की जाए रेसलिंग में रवि कुमार दहिया सिल्वर मेडल जिता कर लाए, 57 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलते हैं। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू सिल्वर मेडल जिता कर लाई, 49 किलोग्राम कैटेगरी में खेलती हैं। वुमेन सिंगल में बैडमिंटन में पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल, इन्होंने भारत को 2 मेडल जिताने वाली प्लेयर बन गई हैं, महिला प्लेयर बन गई हैं और अपने में एक रिकॉर्ड है। और 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल जिताया था। अगला है वुमेन कैटेगरी में बॉक्सिंग में लवलीना बोर्गेन जो कि असम से बिलोंग करते हैं, इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया। हॉकी टीम ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया जो कि 41 ईयर बाद कोई मेडल लेकर आई। रेसलिंग में 65 किलोग्राम की कैटेगरी में बजरंग पुनिया ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू। तो ब्लू रिवॉल्यूशन इंडिया में किससे रिलेटेड है तो आंसर हो जाएगा फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगर ग्रीन की बात करते तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो जाता। अगर वाइट रिवॉल्यूशन की बात की जाती तो वो मिल्क प्रोडक्शन से हो जाता। अगर रेड की बात की जाती तो रेड रिवॉल्यूशन की अगर बात होती तो वो मांस से हो जाता। अगर आपसे बात की जाती कि गोल्ड रिवॉल्यूशन की तो गोल्ड रिवॉल्यूशन किससे होता, अंडे से हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है
डैश इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कल बात की थी सबसे बड़ी बोन की, आज बात की है सबसे छोटी बोन की। तो आंसर हो जाएगा सबसे छोटी बोन हमारे ह्यूमन बॉडी में स्टेप्स है, और सबसे बड़ी बोन मैंने आपको कल बताया ही था, ह्यूमरस है, जो कि जांग की हड्डी जिसे हम कहते हैं। ये कान में मिलती है। कान में हमारे 3 हड्डियां मिलती हैं। कौन कौन सी? हैमर, एनविल और स्ट्रेप्स। जो स्ट्रेप्स को ही स्टेप्स कहा जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिख भी रखा है। एनविल को इनकस कहा जाता है और हैमर को मैलस कहा जाता है। अगर आपको ये नाम दे दे तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, मैंने साइड में लिख दिया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश किंगडम्स अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय वाइटेकर। तो वाइटेकर के अकॉर्डिंग, जिन्होंने 1969 में अपना जो ये पूरा सिस्टम था उसको प्रपोज किया था, उनके अकॉर्डिंग कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, कितने किंगडम में बांटा गया है? तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 5 कैटेगरी में बांटा गया है। उनका नाम है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी, और चौथा है प्लांटा, और छठा है एनिमेलिया, पांचवा है एनिमेलिया। तो इन 5 ग्रुप में बांटा है। इससे पहले लिनेनियस ने बांटा था, कैरोलस लिनेनियस ने, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसी से मैंने यहाँ पर लिया है टॉपिक। लिनेनियस ने 2 ग्रुप में बांटा था, किसमें किसमें? प्लांट में और एनिमल में। उसके बाद वाइटेकर आए, वाइटेकर ने 5 में बांट दिया। तो 5 वाला अभी भी हम पढ़ रहे हैं, लिनेनियस वाला हम पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एटलीस्ट अपने 10 से 20 दोस्तों को आप शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।